Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter overheads. So last class में हम लोगों ने complete कर लिया था what is allocation of overheads और overheads को apportion कैसे करते हैं. So apportion करने के बाद जो next step आता है that is known as absorption of overheads. ठीक है. So absorption में basically होता क्या है, आपको क्या करना है ना, आपने जो apportionment करने के बाद जो total overheads निकाला है, you need to assign these totals to the individual product units. हर एक product unit के साथ उसको relate करने का, उसको link करने को बोला जाता है absorption. ठीक है. A job or a product passes through all or many production departments before it is formed into a finished good. ठीक है. फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले इसको बहुत सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के थ्रू जाना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. सो इसीलिए हर डिपार्टमेंट में जो इसके ऊपर थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन हो रहा है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है पर यूनिट, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ये एक कॉस्ट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि जितना ओवरहेड कॉस्ट आपने हर एक प्रोडक्ट यूनिट पर स्पेंड किया है हर एक डिपार्टमेंट में, वो आपको कैसे रिकवर करना है. राइट. Overhead absorption is also known as levy और recovery of overhead. ठीक है. आपको रिकवर करना है, जितना कॉस्ट आपने उस पर लगाया है उस कॉस्ट को आपको क्या करना है, रिकवर करना है. राइट. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक टर्निंग डिपार्टमेंट है और वहाँ पर ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, दिस इज 12,000. वहाँ पर 12,000 ट्यूब्स टर्न हो रहा है. ठीक है. 12,000 ट्यूब्स को टर्न किया जा रहा है और उस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड आ रहा है 72,000 रुपीज़. तो ये तो कॉमन सेंस है कि अगर टोटल आ रहा है आपका ओवरहेड 72,000 और टोटल 12,000 ट्यूब्स के ऊपर वहाँ पर काम हो रहा है, सो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ टर्निंग पर ट्यूब कितना हो जाएगा, एक ट्यूब को टर्न करने का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा. राइट. सो दिस 6 रुपीज़ पर यूनिट इज कॉल्ड एज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. अब देख लेते हैं इसका जो आपका बुकिश फॉर्मूला है वो क्या बोलता है. रिकॉर्डिंग ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस. राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस विद द हेल्प ऑफ अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट. ठीक है. प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट के हिसाब से आपको बेसिस उसका एस्टिमेट करना है, विच इज कंप्यूटेड एट नॉर्मल और एवरेज और मैक्सिमम कैपेसिटी. कोई भी कैपेसिटी पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और आपको क्या करना है, जितना भी आपका ओवरहेड आ रहा है वो आपको कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके रखना है और उसको एक प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट के हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है. सो अभी एक जनरल हम लोग फॉर्मूला देखेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, जो कि है जितना आपका टोटल कॉस्ट आपने इनकर किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बेस. यहाँ पर जैसे हमने देखा टोटल हमने कितना ओवरहेड इनकर किया है 72,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बेस. हाउ मेनी यूनिट्स वर बीइंग टर्न्ड, 12,000 ट्यूब्स. तो आगे आपका 6 रुपये क्या था, ओवरहेड रेट. तो ये अगर मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ना भी पढ़ाऊँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज कॉमन सेंस. ठीक है. ये हम लोग बचपन से हर जगह पढ़ते आ रहे हैं. सो अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे देयर आर सेवरल मेथड्स इन यूज फॉर डिटरमाइनिंग द ओवरहेड रेट्स. उसमें क्या क्या रेट्स हो सकते हैं, एक्चुअल ओवरहेड रेट्स हो सकते हैं, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स हो सकते हैं, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट्स हो सकते हैं और क्या है, मल्टीपल रेट्स भी हो सकते हैं. तो देखते हैं एक एक करके कि ये सब क्या है. हम लोग का फर्स्ट जो आता है ओवरहेड रेट दैट इज एक्चुअल ओवरहेड रेट. एक्चुअल ओवरहेड रेट का हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, यू सिंपली हैव टू डिवाइड द ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय एक्चुअल, उस बेस पर कितने क्वांटिटी पर काम हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटम ऑन द बेस सिलेक्टेड. ठीक है. तो इसका हम लोग फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ओवरहेड रेट इक्वल्स टू एक्चुअल ओवरहेड ड्यूरिंग द मंथ. अगर हम लोग एक मंथ के लिए कर रहे हैं तो जितना उस पर्टिकुलर मंथ में आपने एक्चुअली जितना ओवरहेड आपने इनकर किया है उतना डिवाइडेड बाय वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ द बेस ड्यूरिंग द मंथ. मतलब अगर आप लोग ये मिलिंग डिपार्टमेंट के लिए निकाल रहे हो तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का वहाँ पर मिलिंग हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देने पर आपका ओवरहेड रेट आ जाएगा. ये बहुत ही एक्यूरेट होता है. ठीक है.
लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, इट मे नॉट बी अडॉप्टेड प्रैक्टिकली, क्योंकि जब भी आपको एक्चुअल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है तो आपको पता तो रहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपका जो ओवरहेड रेट है, ओवरहेड टोटल कितना ओवरहेड आपने इनकर किया है, और वो जानने के लिए आपको अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने तक वेट करना पड़ेगा. इट कैन ओनली बी कंप्यूटेड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड इज ओवर, राइट. सेकेंड बोल रहा है कि यहाँ इस केस में क्या है ना, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि रिपेयर हो गया, ओवरहॉलिंग हो गया, ये सब ना उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं हो पाते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर नहीं हो पाते हैं. तो इसीलिए इसको एब्जॉर्ब कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट है, इट डू नॉट प्रोवाइड एनी बेसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल. ये क्योंकि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसमें आपका कोई प्रोविज़न नहीं रहता है, कोई आपको पता नहीं चलता है कि आपको इससे कॉस्ट कंट्रोल में कैसे मदद मिलेगी. नेक्स्ट देखते हैं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट. तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, आपको पीरियड के पहले ही आपको निकालना है, एक बजट बनाना है, बजटेड ओवरहेड एक्सपेंस निकालना है, डिवाइडेड बाय बजटेड बेस फॉर द पीरियड. फिर चाहे वो क्वांटिटी में हो या आवर्स में हो या फिर किसी और यूनिट में हो, ठीक है. तो जितना भी आपने बजट किया है ओवरहेड एक्सपेंस इस पीरियड के लिए इतना आएगा, दैट डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटीज़ आपने प्रोड्यूस किए हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, या फिर आप जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का बजट बनाए हैं उस पीरियड में उतना आपको डिवाइड करना है. इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट तो है कि ये बहुत ही प्रॉम्प्ट प्रिपरेशन है, इसका बहुत तुरंत तैयार हो जाता है ये. जैसे कि कॉस्ट एस्टिमेट करना है, कोटेशन बनाना है, सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, ये सब बहुत ही तुरंत हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप पहले ही इसको प्री डिटरमाइंड है, आप पहले ही इसको बना रहे हो. नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट को देने के लिए कॉस्ट डेटा के साथ साथ फिनेंशियल डेटा भी आपके पास अवेलेबल होता है. नेक्स्ट है, जैसे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस केस में आपको बिलिंग के लिए पूरा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, आप उसका प्रॉम्प्ट बिलिंग कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, क्योंकि जिन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बजटरी कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्लरिकल एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जैसे आपको एक्चुअल ओवरहेड रेट में करना पड़ता था वैसे आपको यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा क्लरिकल एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये पहले ही डिटरमाइन कर रहे हो, राइट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, और इसको बोला जाता है सिंगल ओवरहेड रेट ऑल्सो. अ सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द इंटायर फैक्ट्री मे बी कंप्यूटेड फॉर द इंटायर फैक्ट्री. सो इसमें क्या होता है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री वाइड और ब्लैंकेट ओवरहेड रेट. ब्लैंकेट ओवरहेड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अगर आपका पूरा फैक्ट्री है तो इस पूरे फैक्ट्री के लिए आपका एक ही ओवरहेड रेट एप्लीकेबल होगा इस पूरे फैक्ट्री के लिए, ठीक है. इसीलिए इसको बोला जाता है फैक्ट्री वाइड या फिर ब्लैंकेट ओवरहेड रेट. इसका क्या फॉर्मूला है, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री जितना है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटम ऑफ द बेस. मतलब जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर अगर आपको आवर्स में लेना है तो जितने घंटे लेबर्स काम कर रहे हैं उस बेसिस पर आपको करना है. सो ये कौन से इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा सूटेबल होता है, स्मॉल साइज़ कंसर्न में, जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है उस ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैंकेट ओवरहेड रेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, है ना. The use of blanket rate of overhead gives erroneous and misleading result where several products passing through number of different departments. ये ना ब्लैंकेट ओवरहेड रेट जो होता है ये बहुत ही मिसलीडिंग रिजल्ट आपको देता है. कौन से केसेस में, जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इन तीनों डिपार्टमेंट्स के थ्रू जाना पड़ता है. तो उस केस में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट लाइंस अलग अलग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उस केस में सारे प्रोडक्ट के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक सिंगल ओवरहेड रेट बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो बहुत ही गलत रिजल्ट आपको दे सकता है. इसीलिए ये जो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट है ये स्मॉल साइज कंसर्न्स के लिए ही ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है.
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल रेट्स। मल्टीपल रेट जो मेथड है ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर मल्टीपल ओवरहेड रेट्स होते हैं, सेपरेट अलग अलग रेट्स होते हैं, बहुत सारे रेट्स होते हैं, वहाँ पर ये रेट यूज़ होता है। जैसे कि हर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के लिए आपको सेपरेट रेट्स कैलकुलेट करने हैं। सो अगर आप बहुत सारा रेट्स कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया आपका मल्टीपल ओवरहेड रेट्स, ठीक है। और अगर आप फॉर ईच सर्विस डिपार्टमेंट अगर आप ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर ईच कॉस्ट सेंटर अगर आप ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उन सारे केसेस में ये बहुत यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड एंड अपॉर्चन्ड टू ईच प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है। अगर आप प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो जितना ओवरहेड कॉस्ट वहाँ पर एलोकेट एंड अपॉर्चन हुआ है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए जितना एलोकेट एंड अपॉर्चन हुआ है, इसके लिए जितना एलोकेट एंड अपॉर्चन हुआ है, इसके लिए जितना एलोकेट एंड अपॉर्चन हुआ है, डिवाइडेड बाय ये लोग कितने कौन से बेसिस को ये लोग बना रहे हैं, उसको वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो उसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ओवरहेड रेट, ठीक है। द नंबर ऑफ ओवरहेड रेट्स अ फर्म में कंप्यूट वुड बी फिक्स्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ 2 अपोजिंग फैक्टर्स। यहाँ पर 2 अपोजिट फैक्टर्स आपको 2 अपोजिंग फैक्टर्स, 2 कांस्टेंट बोल सकते हो आप। वो है पहला कि क्लरिकल कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, और एक होता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लेवल डिजायर्ड। आप जिस लेवल का एक्यूरेसी चाहते हो दैट मे नॉट बी अटेन्ड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और मेथड्स। पहला है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये मेथड क्या है, जितना आपका टोटल ओवरहेड आ रहा है उतना डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वेरी सिंपल। पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर आप 72,000 आपका आ रहा है टोटल ओवरहेड इनकर्ड, और आप लोग टोटल कितने ट्यूब्स को प्रोसेस कर रहे हो, 12,000 ट्यूब्स को, तो आपका एब्जॉर्प्शन रेट कितना हो गया, 6 रुपीज़ पर ट्यूब, ठीक है। तो ये आपको ओवरहेड रेट हो गया, ठीक है। अब अगर फैक्ट्री के पास एक ऑर्डर आता है कि आपको 2500 ट्यूब्स प्रोसेस करने हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्शन ओवरहेड आपका आप चार्ज करोगे इस ऑर्डर के लिए वो कितना हो जाएगा। ओवरहेड रेट तो आपने निकाल लिया पर ट्यूब के हिसाब से, आपको ऑर्डर मिल गया इतने ट्यूब्स का, सो टोटल ओवरहेड दैट वुड बी चार्ज्ड इज हाउ मच, 2500 multiplied with 6, that would be 15,000 rupees, right? Next है percentage of direct wages। आप जो ओवरहेड चार्ज करोगे, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करोगे, वो किस रेट पे होगा, आपके डायरेक्ट वेजेस जितने आ रहे हैं उस रेट पे होगा। सो ये मेथड कहाँ पर यूज़ होता है, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज हायर। जब आपके आप लेबर्स को जो पेमेंट दे रहे हो अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ये मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो ओवरहेड है, ओवरहेड आपने टोटल इनकर किया है 1,20,000, ठीक है, और आप जितना डायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हो, रिमेंबर दिस इज डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आप जितना पे कर रहे हो दैट इज 8 लाख रुपीज़। सो योर प्री डिटरमाइंड रेट विल बी हाउ मच, जितना आपका ओवरहेड था डिवाइडेड बाय आपने डायरेक्ट वेजेस जितना एस्टिमेट किया है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8 lakhs, दैट वुड बी 15%, ठीक है। तो अभी अगर आपको एक और जॉब रिसीव हो रहा है जहाँ पर डायरेक्ट वेजेस आपका है टोटल 9,000, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो किस रेट में एब्जॉर्ब होगा, वो कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना आपका डायरेक्ट वेजेस है उसका 15%, ठीक है, क्योंकि ये आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो 15% ऑफ 9,000 दैट इज 1,350। तो ये मेथड कहाँ पर ज़्यादा यूजफुल है, उन केसेस में जहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, और लेबर रेट्स जो है दैट डू नॉट फ्लक्चुएट टू मच, लेबर रेट्स आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। ये मेथड जो है लेकिन ये ना थोड़ा इग्नोर करता है किसको, आपके कंट्रीब्यूशन को थोड़ा इग्नोर करता है।
कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस को? वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि आप मशीनरी से ले रहे हो या फिर कोई दूसरे सोर्सेस से ले रहे हो। इस मेथड का एक और डीमेरिट है, वो ये है कि इट साइडलाइंस द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टाइम रिलेटेड। यहाँ पर जो है ना टाइम वाला फैक्टर यहाँ पर कंसिडर नहीं होता है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट कहा जा सकता है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो आपका एब्जॉर्प्शन रेट आपको आइडेंटिफाई करना है वो एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वेजेस का एक परसेंटेज निकाल देते हैं, सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल का निकालना है। सो ये जो मेथड है ये कौन से केस में यूजफुल है, वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज वेरी हाई। मतलब आपका जितना भी टोटल कॉस्ट आ रहा है उसमें आपका मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और लेबर कॉस्ट और बाकी जो कॉस्ट है वो सब बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है उसके सामने। तो उस केस में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन रेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपने आपका जितना प्रोडक्शन ओवरहेड इस बार अपॉर्शन हुआ है वो है 2000 रुपीज़, राइट। और जो आपने मटेरियल कॉस्ट इस बार बजट किया है दैट इज़ 4000। तो उस केस में आपका एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड्स बाय टोटल मटेरियल कॉस्ट, 2000 बाय 4000 यानी कि 50%। ठीक है, तो 50% है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप एक जॉब ले रहे हो जिसमें डायरेक्ट मटेरियल 200 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल वहाँ पर लग रहा है, तो उस केस में योर प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड विल बी हाउ मच, 200 रुपीज़ का 50% है ना, 200 रुपीज़ का 50% दैट विल बी 100 रुपीज़, राइट। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। सेम कॉन्सेप्ट है। This method could be used when prime cost constitutes a major proportion of the cost and the rates of material and labor are stable. ये उस केस में यूज़ होता है जहाँ पर प्राइम कॉस्ट जो है आपका वो एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है आपके कॉस्ट का 70% या 80% आपका प्राइम कॉस्ट ही है। और वहाँ पर जो मटेरियल एंड लेबर का रेट होता है, दैट रेट पर यूनिट या फिर जो जिस बेसिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो स्टेबल है, तो उस केस में ये वाला मेथड जो है ये बेस्ट सूटेबल है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन ओवरहेड आपका आ रहा है 2500 और आपका प्राइम कॉस्ट आ रहा है 50,000 रुपीज़, तो आपका एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, 2500 divided by 50,000 into 100 that will be 5%, right? So अगर आपका आप एक जॉब को ले रहे हो जिसमें प्राइम कॉस्ट है आपका 800 रुपीज़, सो इन दैट केस ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन दैट जॉब विल बी हाउ मच, 800 का 5% दैट इज 40 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट लेबर आर। डायरेक्ट लेबर आर के केस में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन है दैट इज़ लेबर इंटेंसिव। ठीक है, आपका जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें आप मैक्सिमम जो काम है वो दैट इज़ डन बाय द लेबर्स। ठीक है, लेबर इंटेंसिव काम है, तो उस केस में ये मेथड यूज़ किया जाता है। और लेबर आर वाला जो मेथड है ना, दिस इज सुपीरियर टू द अर्लियर वंस बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द टाइम फैक्टर। यहाँ पर वो टाइम फैक्टर को कंसिडर करते हैं। एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर आपका जो डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर अ मंथ अगर आपका हो रहा है 10,000 और अगर आपका ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इज 5,000 रुपीज़, ठीक है, आपका टोटल ओवरहेड कितना है, 5,000 रुपये है और लेबर आवर्स कितने हैं, 10,000 घंटे। सो इन दैट केस योर एब्जॉर्प्शन रेट विल बी हाउ मच, 5,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10,000 आवर्स, दैट विल बी 0.5 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, आधा रुपये पर आवर, ये है आपका रेट। सो अगर आपको एक जॉब करना है जिसमें लेबर टाइम है 250 आवर्स, तो उस केस में जो आपका जॉब है वो कितना, जो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है वो कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, 250 इंटू 0.5 दैट विल बी ₹125। ठीक है,
आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट देखते हैं मशीन आवर रेट. मशीन आवर रेट जो है ना, आजकल क्या है ना, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये बहुत ही मैकेनाइज हो गया, बहुत ही ऑटोमेटेड हो गया है. तो उस केस में द मोस्ट रेलिवेंट रेट टू बी अप्लाइड इज द मशीन आवर रेट. ये बहुत ही रेलिवेंट रेट बन के, रेलिवेंट रेट हम लोग बोल सकते हैं इसको. सो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितना भी आपका एक्चुअल और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट है, दैट डिवाइडेड बाय मशीन और अ ग्रुप ऑफ मशीन्स, जितना वो लोग मशीन आवर्स उनको लग रहा है वो, ठीक है, जितना आपका टोटल ओवरहेड आया है डिवाइडेड बाय जितने घंटों तक आपका मशीन या फिर ग्रुप ऑफ मशीन्स काम कर रहा है. दीज आवर्स कुड बी एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स. ठीक है, ये जो घंटे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये या तो एक्चुअल आवर्स या तो एक्चुअल आवर्स हो सकता है या फिर बजटेड आवर्स भी हो सकता है. जिस केस में बजटेड आवर्स यूज होते हैं, दे आर टेकन एट एवरेज कैपेसिटी एट विच अ फैक्ट्री नॉर्मली ऑपरेट्स. ठीक है, एक फैक्ट्री जिस कैपेसिटी में काम करता है पूरे महीने में, उसका एक एवरेज कैपेसिटी वो लोग लेते हैं. यू कैन नॉट टेक फुल कैपेसिटी आवर्स एज द फैक्ट्री मे नॉट ऑपरेट एट द लेवल एंड देन एब्जॉर्प्शन रेट में बी अननेसेसरली फिक्स्ड एट अ लोअर लेवल. तो ये बोल रहा है कि फैक्ट्री में क्या होता है ना, जो मशीन्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग, उनका कैपेसिटी अगर 100% है तो वो लोग 100% ही काम करेंगे. वो लोग हर दिन हर घंटे काम करेंगे, ये फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए ना आपको एक एवरेज कैपेसिटी लेकर उस हिसाब से आपको जो मशीन आवर रेट है वो फिक्स करना है. अदरवाइज क्या हो जाता है, आप अगर पूरा 100% कैपेसिटी लेकर करोगे तो आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट आएगा वो बहुत ही लो आएगा, है ना. अगर घंटों, नंबर ऑफ आवर्स अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपका रेट जो है वो कम हो जाएगा. तो आप अगर पहले से ही कम रेट में फिक्स कर दिए हो उसको और बाद में रेट बढ़ जाता है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है, द ओवरहेड्स इन अ हाईली मैकेनाइज्ड फैक्ट्री आर मोस्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ आवर्स अ मशीन रन्स. एक मशीन कितने घंटों तक काम करता है उस बेसिस पर जो आपका ओवरहेड है वो उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, सो ये जो मेथड है ना मशीन आवर्स रेट वाला, इसको बोला जाता है, ये बेस्ट मेथड है फॉर एब्जॉर्बिंग द ओवरहेड कॉस्ट इनटू द कॉस्ट यूनिट्स. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. एक मशीन है जो कि एक महीने में 2000 आवर्स के लिए रन करती है. ठीक है, 2000 आवर्स के लिए रन करती है और उनका जो मंथली ओवरहेड है वो कितना है, 15,000 रुपीज़. तो मशीन आवर रेट कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2000 आवर्स, दैट विल बी 7.5 पर मशीन आवर. अगर एक जॉब है जिसको 75 आवर्स लगता है ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन, तो उस केस में उसका टोटल कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा कॉस्ट, 75 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ 7.5 रुपीज़ पर आवर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. A machine hour rate may be calculated using only those overheads which are directly related to the machine. जो मशीन आवर रेट होता है वो उन ओवरहेड्स को लेकर भी कैलकुलेट किया जा सकता है जो डायरेक्टली उसके साथ रिलेटेड है, जैसे कि पावर हो गया, फ्यूल हो गया, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, ये सब मशीन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. लेकिन कुछ और भी कॉस्ट होते हैं जो कि मशीन के साथ डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे सुपरविजन, रेंट, लाइटिंग, हीटिंग एट्सेट्रा. तो इन दोनों के लिए जो मशीन आवर रेट कैलकुलेट किया जाता है वो अलग अलग किया जाता है. अगर आप उन एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हो जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है तो उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट. लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट वाले खर्चों के साथ साथ अगर इनडायरेक्ट वाले खर्चों को भी ऐड कर देते हो, सो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कंपोजिट मशीन आवर रेट. ठीक है, while calculating machine hour rate, the wages paid to machine operators may be added to the total cost. जब आप मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप मशीन ऑपरेटर को जो वेजेस पे कर रहे हो उसको भी आप ऐड कर सकते हो टोटल कॉस्ट में. वो इसलिए क्योंकि ये जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं मशीन्स के साथ, राइट. तो इसीलिए इनको भी क्या किया जाता है, इनको भी आप उसमें ऐड कर सकते हो. At times, a factory may have more than one similar machines simultaneously working. In such a case, a group machine hour rate may be calculated. ठीक है,
ऐसे केसेस में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रुप मशीन आवर रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब आप सोचेंगे कि हमें कौन सा वाला रेट कैलकुलेट करना है, इन रियल लाइफ कौन सा कैलकुलेट करना है। इसीलिए आप CMA कर रहे हो, एक कॉस्ट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सारे हालातों को, इन सारे सिचुएशंस को जज करके वो अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने नॉलेज एंड अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करे कि कौन सा वाला मशीन आवर रेट सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिया है दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, नेचर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। तो ये सब चीज़ें अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हम लोग का, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, सो जो आप द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट, वो क्या होता है, जितना आपका टोटल ओवरहेड कॉस्ट होता है अलॉटेड टू अ इंडिविजुअल कॉस्ट यूनिट डिवाइडेड बाय जितना भी आपका बेस होता है। ठीक है, जो भी आपका रेलेवेंट बेस होता है। सो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी प्री डिटरमाइंड रेट आपने फिक्स किया है उसमें आपने जितना बजटेड ओवरहेड लिया है, टोटल ओवरहेड लिया है, या फिर जो आपने एक्सपेक्टेड बेस लिया है वो आइडेंटिकल हो एक्चुअल के साथ। ठीक है, बजट और एक्चुअल में थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही, ये सबको पता है। तो वो जो डेविएशन आता है, उस डेविएशन की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है ना, जो आप एक्चुअल में आपने अमाउंट एब्जॉर्ब किया है दैट इज लेस देन अमाउंट इनकर्ड। जितना आपने एक्चुअल में एब्जॉर्ब किया है उससे कम क्या है, जितना अमाउंट वो इनकर किया है आपने एक्चुअल में। ठीक है, प्री डिटरमाइंड से कम में आपका हो गया है क्या, एक्चुअल। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में हो जाता है आपका अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जब भी हम लोग इलस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब जितना आपने एब्जॉर्ब कराया है दैट इज मोर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना एक्चुअल में इनकर हुआ है, तो उस केस में इसको क्या बोला जाता है, ओवर एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉजेस दिए हैं जिसकी वजह से अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि आपका ओवरहेड एक्सपेंस को एस्टिमेट करने में गलती हो गई है, या फिर लेवल ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो बेस होता है उसको एस्टिमेट करने में एरर हो गया है। ऐसे यहाँ पर आपको 6 कॉजेस दिया है, ये आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर और क्या बोल रहा है, हाउ डज वन डील विद द सिचुएशन ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर टोटल हमें 3 रास्ते दिए हैं कि हमको कैसे अंडर एब्जॉर्प्शन अगर हो गया या ओवर एब्जॉर्प्शन अगर हो गया तो उसको हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बोल रहा है, अगर आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया है सो यू नीड टू राइट इट ऑफ। राइट ऑफ आपको कर लेना है कहाँ पर, P&L में। और अगर आपका ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया है तो आपको क्या करना है, राइट बैक। कहाँ पर करना है, P&L में। दिस ट्रीटमेंट इज वैलिड इफ मोस्ट ऑफ द ओवरहेड आइटम्स आर रिलेटेड टू टाइम। अगर ये टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस केस में राइटिंग ऑफ या फिर राइटिंग बैक इज वेरी रेलिवेंट, अदरवाइज ये रेलिवेंट नहीं है। सेकेंड बोल रहा है, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड थ्रू अ रिजर्व अकाउंट। सो दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड on the logic that it is inconsistent with accounting standards. Obviously हम लोग का जो accounting standard है वो इस चीज़ को allow नहीं करता है। So हम लोग ये वाले method को भी हम लोग उतना recommend नहीं कर पाते हैं। ठीक है, so not this. Last में क्या बचा, use of supplementary rates to adjust the effect to the cost of sales। ठीक है, आपको क्या करना है, सप्लीमेंटरी रेट्स को आप यूज़ करोगे सो दैट आपका जो भी इफेक्ट आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, फिनिश स्टॉक्स पे, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक्स पे, उसको आप एडजस्ट कर पाओ। दिस साउंड्स लॉजिकल as it does not carry forward the unabsorbed or overabsorbed overheads to the next accounting period entirely. It aims at splitting the total effect. ये क्या करता है, it aims at splitting, मतलब क्या करता है, ये स्प्लिट कर देता है, दोनों को सेग्रीगेट कर देता है। ठीक है, स्प्लिटिंग द टोटल इफेक्ट
between the cost of sale which is charged to current year's profit. ऑब्वियसली ये क्या करता है ना, टोटल इफेक्ट को स्प्लिट कर देता है किन दो चीज़ों के बीच में. एक है आपका कॉस्ट ऑफ सेल एंड दूसरा है आपका जितना वैल्यू ऑफ स्टॉक बचा है. ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया व्हाट इज सप्लीमेंट्री रेट, व्हाट इज राइटिंग ऑफ, व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड. ये दोनों मेथड उतना सूटेबल नहीं होता है एंड द थर्ड मेथड इज वेरी मच सूटेबल. राइट, आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं. आने वाले क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन सब करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 3 इलस्ट्रेशंस किए हैं एंड यहाँ पर आई गेस टोटल 20 इलस्ट्रेशंस आपको दिए हैं. सो अगर आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट आपकी तरह वो लोग भी मेरे चैनल में जो भी वीडियोज़ हैं उसका फ़ायदा उठा सकें. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट.